हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी मेरे सैया साइको। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग जो कि वांगजी को उसके स्कूल छोड़ने के लिए गया था, वहाँ नी हुसैन ने विंग को देख लिया था और वो विंग को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। और फिर वो वांगजी से क्वेश्चन करता है कि आखिर ये कौन है, किसके साथ वांगजी यहाँ आया है, क्या वो इस लड़की को जानता है, कौन है वो। और विंग्स और वांगजी से नी हुसैन हज़ारों सवाल पूछता है। देखकर वेंचिंग को थोड़ा अजीब लगता है, उसे विंग से जेलसी होती है और वो नी हुसैन के हाथ को पकड़कर झटकते हुए कहती है, हुसैन क्या कर रहे हो तुम, और तुम उस अल्फा के बारे में जानने के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। ये सुनकर हुसैन को रियलाइज़ होता है कि वो फेंचिंग के सामने किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखकर हुसैन अपनी नज़र चुराते हुए कहता है, वो फेंचिंग मैं। तभी वांगजी कहता है, एक्चुअली मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है। ये सुनकर फेंचिंग कहती है, क्या। जिस पर वांगजी अपनी फिंगर को दिखाते हुए कहता है, एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। ये सुनते ही उन दोनों को झटका लगता है और हुसैन चौंक कर कहते हैं, क्या तुम मैरिड हो, और कब किससे शादी हुई तुम्हारी। जिस पर वांगजी कहता है, मेरी मैरिज को अभी कुछ महीने ही हुए हैं और जो अभी मुझे छोड़ने आया था वो एक्चुअली मेरा अल्फ़ा है, मेरा अल्फ़ा हस्बैंड। और ये सुनते ही हुसैन को जैसे सदमा ही लग जाता है, वो शॉक हो चुका था। वहीं वैन को शॉक कर कहती है, क्या सच में वो तुम्हारा अल्फ़ा है। सर वांगजी ब्लश करते हुए कहता है, वो मेरा हस्बैंड है। और वही नी हुसैन जो कि पहले तो शॉक होता है, लेकिन फिर वो स्माइल करके कहता है, सच में वांगजी कितना ज़्यादा हैंडसम है। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, और रियली। तभी नी हुसैन कहता है, कम ऑन वेंचिंग, क्योंकि अब नी हुसैन इस चीज़ से क्योर हो चुका था, उसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, विंग को देखकर उसे फर्स्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और कूल लगा था, लेकिन अब अगर वो वांगजी का हस्बैंड है तो नी हुसैन उसके लिए बहुत खुश है। वहीं वांगजी उसे बताता है कि हाँ वो मेरा हस्बैंड है। तभी नी हुसैन उससे पूछता है, वैसे उसका नाम क्या है। जिस पर वांगजी कहता है, वी वुशियान। और ये सुनते ही नी हुसैन और वेंचिंग को बहुत बड़ा झटका लगता है, ये झटका उससे बड़ा था। तभी नी हुसैन कहता है, क्या ये वही वी वुशियान है जो मतलब जिसके फादर का नाम वी चांग से है। जिस पर वांगजी कहता है, हाँ मेरे फादर इन लॉ का नाम वी चांग से है। और ये सुनकर नी हुसैन कहता है, वांगजी तुम्हें पता है वी वुशियान कौन है। जिस पर वांगजी कहता है, हाँ मुझे पता है उनके काम के बारे में सब कुछ पता है। सुनकर नी हुसैन कहता है, वांगजी तुम इतने डेंजरस इंसान के साथ रह रहे हो, तो डर नहीं लगता। इस पर वांगजी कहता है, इसमें डर क्या, वो कितना स्वीट है। जिस पर हुसैन कहता है, वांगजी कहीं उससे तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खिला दिया ना। इस पर वांगजी कहता है, चल ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो अपने दोस्तों को बहलाते फुसलाते उनसे बातें करते हुए मज़े करते हुए अपने स्कूल के अंदर चला जाता है, जहाँ वेंचिंग और हुसैन तो उसे इतने सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि वो विंग को कैसे जानता है, कैसे मिले, उनकी फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई। और वांगजी उन्हें हर चीज़ पूरे मज़े के साथ बता रहा था, एक एक चीज़ एक एक डिटेल्स बता रहा था। और नी हुसैन जब वांगजी और विंग की फर्स्ट मीटिंग और ये सारी चीज़ें जानता है तो वो कहता है, ओ। फिर वांगजी उसे अपनी मेमोरी लॉस के बारे में भी सब कुछ बताता है। और वांगजी के बारे में सब जानकर उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि वांगजी ने कितना सफ़र किया है, लेकिन वो अब वांगजी के लिए खुश थे कि चलो अब उसकी लाइफ में हैप्पीनेस से सब कुछ है। और वो लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, बातें करते हैं। तभी वांगजी ने हुसैन से एक हेल्प मांगता है, जहाँ नी हुसैन उसे बताता है कि उसने वांगजी और विंग को एक कैफ़े में देखा था। जिस पर नी हुसैन वांगजी से बताता है कि हाँ वो और विंग वहाँ पर शॉपिंग के बाद गए थे। और फिर वांगजी के दिमाग में कुछ आता है और वो नी हुसैन से एक छोटी सी हेल्प मांगता है, जहाँ नी हुसैन भी उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ विंग जो कि कॉलेज आया हुआ था और उसके साथ जंगचन और यांग भी कॉलेज में ही थे। वो लोग अपनी क्लास अटेंड करते हैं और फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी विंग जो कि अपने ब्लैक सेडन में बैठा हुआ था, वो
उन दोनों से कहता है कि वो वांग जी को पहले पिकअप करेगा और उसके बाद वो घर जाएगा। इस पर वो दोनों भी कुछ नहीं कहते। वहीं जियांग चैन लान से चैन के साथ जाता है। ये देख कर यांग जो कि अकेले जा रही थी, तभी जियांग चैन उसे कहता है कि वो यानली को अपने साथ ले आए। सुनकर यांग कहती है कि वो नहीं लेके आएगी, पर फिर वो मान जाती है क्योंकि ये ऑर्डर उसकी मदर की तरफ से भी थे। इसीलिए वो यानली के कॉलेज जाते हैं, जहाँ वो देखती है कि यानली जो कि अभी बाहर नहीं आई थी, यांग उसे कॉल करती है और यानली उसे बताती है कि वो कुछ मिनट में आ रही है। इस पर यांग उसका वेट करने लगती है। वो कार के अंदर बैठती है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इसलिए वो अपनी कार के अंदर ही बैठी रहती है और वो अपनी कार में बैठकर अपने फ़ोन को चला रही थी कि तभी इसकी नज़र मिरर पर जाती है, जहां वो देखती है कि यानली कॉलेज से बाहर आ चुकी है। ये देख कर यांग कार का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि एक लड़का यानली के पास आता है। वो उसे दूर से ही देख कर बता सकती थी कि वो एक अल्फ़ा है और वो यानली के पास आता है और यानली को कुछ देता है, लाइक अ रोज़। हाँ, यानली को एक गुलाब देता है और साथ में एक लेटर भी। और ये देख कर यांग का जो हाथ उस दरवाजे पर था जिसे वो खोल रही थी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। गुस्से से कहती है ये कौन है। उसके मुंह से सिर्फ ये वर्ड निकलते हैं और वो कार का दरवाज़ा खोल कर सीधा बाहर आते हैं। तभी वो देखती है कि यानली उस लड़के से बहुत ही मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, स्माइल कर रही थी। उसके उस रोज़ को उसने एक्सेप्ट किया था, उसके उस इन्विटेशन को उसने एक्सेप्ट किया था, उसके उस लेटर को उसने एक्सेप्ट किया था। देख कर यांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने उस गुस्से को काम डाउन करते हुए यानली के पास आते और कहते हैं तुम्हारा हो गया। इस पर यानली यांग की तरफ देख कर कहते हैं हाँ हो गया, चलो चलते हैं। ये बोल कर यानली जाने लगती है कि तभी वो लड़का यानली का हाथ पकड़ता है और ये देख कर तो यांग का जैसे पारा पूरी तरीके से बाहर जाने वाला था। वो उस लड़के की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी यानली कहती है हे क्या हुआ तुम्हें साओशुए। ये सुनकर वो लड़का जिसका नाम साओशिन था वो कहता है टीचर। ये सुनकर यानली कहती है बोलो। इस पर वो लड़का कहता है एक्चुअली आप बहुत प्रिटी लग रही हैं। ये सुनकर यानली प्यारी सी स्माइल करके कहते हैं थैंक यू सो मच बच्चा। ये सुनकर वो कहता है और आप बहुत बहुत अच्छी स्माइल करती हैं। ये सुनकर यानली हल्का सा ब्लश करती है और स्माइल करती है। तभी यांग उस लड़के से कहती है इसका हाथ छोड़ो। ये सुनकर वो लड़का यांग की तरफ ग्लेयर करता है। देख कर यांग उसे और भी बुरी तरीके से घूरती है। तभी वो लड़का यानली से कहता है वैसे प्रोफेसर ये कौन है आपके साथ। ये सुनकर यांग कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी यानली कहती है ओह ये एक्चुअली ये मेरी फैमिली मेम्बर है। ये सुनकर वो कहता है ओह फैमिली मेम्बर, हेलो। वैसे मुझे पता चला कि इनकी जो भाई हैं उनकी शादी हो गई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और अब तो आप भी शादी करने वाली है ना प्रोफेसर। वैसे आपकी नज़र में कोई है अल्फ़ा जिसे आप पसंद करती हो। आई थिंक आपकी नज़रों में तो बहुत सारे होंगे, आखिर आप इतनी प्रीटी जो हैं। और ये बोल कर वो यानली के साथ बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा था, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। और ये देख कर यांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जेलसी भी हो रही थी। और फिर आखिर में यानली उस लड़के से बाय करके कार में बैठ जाती। वो बहुत बड़ी स्माइल कर रही थी। ये देख कर यांग गुस्से से कहती है कौन था वो। ये सुनकर यानली कहते हैं तुम्हें क्या, वैसे भी हमारा डाइवोर्स होने वाला है तो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चुपचाप कार चलाओ और मुझे घर छोड़ो। वैसे भी मैं तुम्हारे सो कॉल्ड गुस्से को और बर्दाश्त नहीं करने वाली। और ये बोलकर वो बाहर देखने लगती है और फिर उस लेटर को निकाल कर उसे पढ़ने लगती है। और वो उसे पढ़ते पढ़ते खुद से कहते हैं हाय कितना स्वीट है। हाँ पता नहीं था अल्फ़ा इतने भी स्वीट हो सकते हैं सच में। और ये बोलकर वो बहुत बड़ी स्माइल कर रही थी। वहीं यांग जो कि कार ड्राइव कर रही थी वो बहुत गुस्सा हो चुकी थी। कार रोकती है और यानली पहले ही कार से बाहर निकल जाते हैं। वहीं कांग से सैरान और बाकी सब घर पे ऑलरेडी आ चुके थे। यानली का रूट थोड़ा दूर पड़ता है, इस वजह से उनको आने में थोड़ी देर होती है। वो घर आते हैं, अपना लंच करते हैं, जहाँ
कांग्स सरन उनसे बहुत सारी बातें करती है, उनका सारा दिन का पूछती है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या कुछ हुआ, सब कुछ। और वो लोग सारी चीज़ें बताते हैं, जहाँ विंग और वांग जी बहुत खुशी खुशी बता रहे थे, बातें कर रहे थे, और उनका लव इट मोमेंट तो प्लस में था ही, और सब लोग साथ में बहुत मज़े करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपना और भी काम करते हैं, और ऐसे ही उनके दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं, जहाँ हर रोज़ यांग को बहुत सारे लेटर मिलते हैं। और यांग ने उसका फ़ोन तक हैक किया था, जहाँ उस पर बहुत सारे अल्फाज के अलग अलग मैसेजेस और ये सब आ रहे थे। और इन सब से यंग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इतना गुस्सा हो चुकी थी कि और ना काम करती थी ना कुछ और करती थी। विंग और जांग चैन उसकी हालत देख रहे थे, लेकिन वो कर ही क्या सकते हैं, आखिर ही उसकी मदर का प्लान जो है। और ऐसे ही करते करते पूरा एक हफ्ता बीत चुका था, और इस एक हफ्ते में इस पूरे घर में बिल्कुल शांति का माहौल था, सिवाय एक पर्सन को छोड़कर, और उसका मूड बहुत ख़राब था। वहीं विंग और वांग जी तो अपनी लाइफ में बिल्कुल मज़े ही कर रहे थे, लिटरली। वो तो कभी डेट पर जाते, कभी कहीं घूमने जाते, कभी कहीं जाते। इस एक हफ्ते में वो पता नहीं 2 या 3 डेट पर गए थे। और वहीं जांग चैन और लान सेचन भी बहुत मज़े करते हैं। लान सेचन जो कि ज़्यादातर टाइम जांग चैन के ऑफिस में ही बिताने लगा था अब, क्योंकि यंग सिर्फ विंग का काम करती थी, क्योंकि जांग चैन से इतना काम करवाता नहीं था अब, क्योंकि लान सेचन ने उसके काम की थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले ली थी। और ये खुद कांग्स सरन का कहना था कि एक पर्सन पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए, आखिर उसे भी अपनी लाइफ में थोड़ा तो स्पेस मिलना चाहिए। इसी वजह से यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी, और वो अब अपने काम में फोकस कर रहे थे। वहीं जांग चैन जो कि लान सेचन जो कि जियांग चैन के साथ उसके ऑफिस में ही काम कर रहा था, उसका टेम्परेरी पर्सनल असिस्टेंट बन के, हाँ वो टेम्परेरी था। उसे जो सैलरी मिलती थी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, और जो मिलती थी उसे वो वैसे ही उड़ा देता था। और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश थे इस फैमिली में, जैसे कि खुशियों ने अपना डेरा डाल लिया हो। हर कोई बस खुश रहता था, सबके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। अब हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ उन दोनों रूम्स में तो प्यार की फुल झड़ियाँ खिल ही रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो उनका दूसरा रूम था, जहाँ पर यांग और यानली मौजूद थे। यानली जो कि अपना ट्रीटमेंट कर रही थी, हाँ उसका नाइट रूटीन जो को फॉलो कर रही थी, वो बड़े ही आराम से अपने हाथ पैरों पर क्रीम अप्लाई कर रही थी। उससे बहुत ही अच्छी सी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल चिपकी रहती थी। और यांग जो कि बेड पर बैठकर बस उसे घूरे जा रही थी, यानी गुनगुनाते हुए अपने उस नाइट रूटीन को फॉलो कर रही थी। और यांग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो इस तरीके से यानली को किसी और के करीब जाते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो अब अपने बेड से उठती है और यानली के पीछे आ जाती है। यानली जो कि अपने काम में बिजी थी, उसने इतना ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने लेग पर जो कि उस लोशन को अप्लाई कर चुकी थी और एक और क्रीम लगा रही थी, तभी अचानक यांग उसके हाथ से वो क्रीम ले लेती है। ये देख कर यानली शॉक हो जाती है। वो अपने पैर को देखती है, जो कि पूरी तरीके से शो हो रहा था, उसकी थाइस तक साफ दिख रही थी। वो यांग की तरफ देखती है, जहाँ यांग ने उस क्रीम को ले लिया था, और वो यानली को घूरे जा रही थी। ये देख कर यानली कहती है, मेरी क्रीम वापस दो। अब क्या तुम मेरी इन चीज़ों को भी छेड़ने लगी हो? मुझे वो वापस दो, मुझे मेरा काम करना है, और तुम अपना काम करो ना, अपने काम से काम रखो। और ये बोलकर वो यांग से क्रीम लेने लगती है। वहीं यांग की हाइट जो यानली से थोड़ी ज़्यादा थी, वो उस क्रीम को थोड़ा ऊपर उठा लेती है, और यानली उसे लेने के चक्कर में उसके बहुत करीब हो जाती है, और वो उसे लेने के चक्कर में उछलने लगती है। और इस बीच उसे एहसास ही नहीं होता कि वो उसके कितना करीब आ चुकी है। और वहीं यांग जो कि यानली के बहुत ज़्यादा करीब आने से उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो चुकी थी। वो अपने हाथ को बढ़ाती है और यानली के वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने और करीब कर लेती है। और जब यानली उससे टकराती है तो यानली को झटका लगता है, और वो यांग की तरफ देखने लगती है। वो उस क्रीम को ले चुकी थी और उसे दूर होने लगती है कि तभी यांग उसे सीधा उस टेबल पर बिठा देती है, और यानली इसे पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी। तभी यांग उसके ऊपर झुकते हुए पूछती है, कौन है वो अल्फ़ा?
ये सुनकर यानली गल्प करते हुए कहती कौन अल्फ़ा, क्योंकि यांग की वॉइस बहुत डीप हो चुकी थी। ये सुनकर यानली कहती है कौन अल्फ़ा, जिस पर यांग कहते हैं वही अल्फ़ा जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करने लगी हो। देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो गई हो तुम। इस पर यानली अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करके कहती है तुम्हें इससे क्या, तुम और अपने गुस्से। लेकिन तभी यांग उसके फेस को पकड़कर उसे अपनी तरफ टर्न करके कहती है नज़रें क्यों चुरा रही हो मुझसे, अपनी इन नज़रों को मेरी नज़रों में डालकर मुझसे बात करो। ये सुनकर यानली अपनी नज़रें उस तरफ करके कहती है तुम क्या 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 कर रही हो, वैसे भी हम डाइवोर्स। लेकिन तभी यांग उसके लिप्स पर अपने फिंगर को रखकर कहती है दोबारा ये वर्ड मत बोलना, क्योंकि मुझे इस वर्ड से अब नफ़रत हो गई है। ये सुनकर यानली कहती है तो तुम चाहती क्या हो मुझसे, हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं है ना, झगड़ा है और तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो लड़ाई करो, ये सब। लेकिन तभी कहती है बहुत होली लड़ाई, अब मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी। सुनकर यानली कहते हैं तो तुम क्या चाहती हो मुझसे, हाँ अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, तो तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो और बात बात पर अपनी दादागिरी चलाती रहती हो। मैं तुम्हारी कोई दादागिरी नहीं सहूँगी, और हाँ हम अलग होकर। तभी यांग कहते हैं तुम्हें मुझसे अलग होना है। इस सुनकर यानली कहते हाँ मुझे तुमसे अलग हो रहा है। अरे बोलते हुए उसकी ज़बान बिल्कुल लड़खड़ा चुकी थी, वो काँप रही थी, क्योंकि आज भी यांग के एक टच से उसकी पूरी बॉडी काँप उठती थी। वहीं यांग उस पर अपना इतना गहरा असर देखकर उसके चेहरे पर एक स्मोक आता है और वो उसके और करीब आकर कहती है तुम सच में मुझसे अलग होना चाहती हो। सुनकर यानली हाँ में सर हिलाती, क्योंकि अब उसके ज़बान से वर्ड नहीं निकल रहे थे। और अगले ही पल यांग उसे अपने और भी करीब करके उसे सीधा अपनी गोद में उठा लेती है और यानली बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने पैरों को उसके चारों तरफ रैप करके कहती क्या कर रही हो तुम, मैं गिर जाऊँगी। और ये बोल कर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी यांग उसे सीधा बेड पर फेंकते हुए कहती है तुम्हें मुझसे अलग होना है ना, तो देखती हूँ मैं कैसे अलग होती हो तुम। और रही तुम्हारे उस अल्फ़ा की, तो आई प्रॉमिस उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। सुनकर यानली कहती क्या क्या बकवास बोल रही हो, क्या क्या बोल रही हो तुम। सुनकर यांग अपनी शर्ट के बटन्स खोलते हुए कहती हैं बहुत हो गई लड़ाई और मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी। ये सुनकर यानली पीछे होते कहती क्या कर रही हो तुम एक काम करो, तुम झगड़ा करो और रूम से बाहर चली जाओ। ये क्या कर रही हो, तुम्हारी शर्ट तुम शर्ट पहनो, वापस पहनो। और वहीं यांग जिसने अपनी शर्ट निकाल कर दूर फेंक दी थी, यानली लड़खड़ाते कहती तुम्हारी शर्ट जल्दी पहनो उसे, तुम शर्ट क्यों निकाल रही हो। यांग ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी बेल्ट। और ये बोलकर वो बिल्कुल घबरा चुकी थी। वहीं यांग अपनी बेल्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर साइड में फेंकती है और अगले ही पल वो यानली के ऊपर थी और यानली की आँखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो यांग को आँखें बड़ी बड़ी करके बस घूरे जा रही थी। तभी यांग उससे कहती है क्या हुआ, पसंद नहीं आया या फिर तुम्हें अल्फ़ा ज़्यादा पसंद है मुझसे, हाँ। ये बोल कर वो यानली की जो लाइन बहुत टाइटली पकड़ती है। वो यानली कहते तुम क्या बोल रही हो। यांग कहती है वही तो तुम सुन रही हो, किस अल्फ़ा के साथ घूमने लगी हो आजकल तुम, कौन है वो, या तो मुझे उसका नाम बताओ वरना ढूंढ तो मैं वैसे वैसे भी लूँगी और उसके बाद उसकी जो हालत होगी ना उसकी जिम्मेवार सिर्फ तुम होगी। क्यों मेरे हाथों से किसी को मरवाना चाहती हो। ये सुनकर यानली कहती तुम बकवास बंद। लेकिन अगले ही पल यानली बिल्कुल चुप हो चुकी थी, क्योंकि उसकी आवाज़ उसके मुँह में दब चुकी थी। यांग उसे किस कर रही थी अभी बहुत ब्रूटली, और यानली जो कि अपने मुंह से वर्ड निकालना चाहती थी लेकिन उसके वर्ड्स थे ही नहीं उसके पास। और धीरे धीरे उनकी वो किस बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी। और यानली जो कि उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी वो अब उसे अपने करीब खींच रही थी, यांग को और भी अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ उसके नेक में बिल्कुल रैप हो चुके थे। फिर यांग किस ब्रेक करके कहती है तुम सच में किसी और को पसंद करती हो। ये सुनकर यानली ना में सर हिलाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, भला मैं तुम्हारे अलावा किसी को कैसे पसंद कर सकती हूँ, मेरा दिल ऑलरेडी तुम बुक कर चुके हो। और ये सुनकर यहाँ के चेहरे पर एक बहुत सॉफ्ट स्माइल आती है जो कि बहुत टाइम बाद आई थी। ये देख कर यहाँ के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो उसे हक करके कहती है प्लीज़ प्लीज़ तुम्हारा मुझसे कभी गुस्सा मत होना, मैं
तुम्हारा एंगर अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारी ये नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। तुम्हें मुझे सज़ा देनी है तो मुझे दे सकती हो, लेकिन प्लीज़ ऐसे बिहेव दोबारा मत करना। सुनकर यांग से हक करके कहते हैं आई एम सॉरी। सुनकर यानली कहते हैं आई एम सॉरी, और ये बोलकर दोनों ही एक दूसरे को बहुत टाइटली हक करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। और फिर यांग उसके साथ वो पूरी नाइट बहुत ही ब्यूटीफुली स्पेंड करती है, जिसमें उसका गुस्सा प्लस में था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि वो किस अल्फा के साथ थी। और अब हम मॉर्निंग का टाइम देखते हैं, जहाँ सब लोग आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। यानली जो कि बैठी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल रेड था। सब लोग उसे से घूरे जा रहे थे। सब लोगों में सिर्फ 3 लोग प्लस में थे, जहाँ कांग से सरन, वांग जी और लान से चैन, वो तो यानली को बस देख रहे थे। उसकी वो नेक जिससे उसने छुपाने की पूरी कोशिश की थी, जिस पर इतने सारे हिक्कीज थे। और जो यानली थी उसका फेस बिल्कुल रेड हो चुका था, और यांग जो कि बेशर्मों की तरह वहाँ बैठी हुई थी, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। आराम से अपना नाश्ता करती है और फिर वहाँ से जाते कहते हैं मुझे आज कॉलेज जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से निकलने लगती है, तभी कांग से सरन उसे देख कर कहती है ये कभी नहीं सुधरने वाली, और वो फिर सब के सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहीं कांग से सरन और वांग जी, जो कि आज स्कूल नहीं जाने वाला था, आज वो घर पे ही रहने वाला था पूरे आराम से, वो लोग आराम से अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, मस्ती करते हैं। जहाँ वांग जी यानली से पूछता भी है कि आखिर उनका झगड़ा कैसे सॉल्व हुआ, जिस पर यानली बताती है कि सब मदर का किया धरा है, उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। और ये सुनकर कांग से सरन स्माइल करती है कि चलो अच्छा हुआ, इन दोनों का झगड़ा तो ख़त्म हुआ। और यानली बहुत ज़्यादा खुश थे। देख कर वांग जी कहता है शिजी आप सच में बहुत खुश है, इस पर यानली कहती है बहुत ज़्यादा। सुनकर वांग जी कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए। ये बोलकर वो यानली को बहुत टाइटली हक करता है, और वहीं लान से चैन भी यानली को हक करते कहते हैं शिजी आप मुझे भूल गई। इस पर यानली कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अपने लिटिल बॉय को कैसे भूल सकती हूँ। और वो तीनों बहुत टाइटली एक दूसरे को हक करते हैं, तभी कांग से सरन भी हक करते कहते हैं हाँ मेरे बच्चे। और ये देख कर वो तीनों हंसने लगते हैं, और वो तीनों ऐसे ही अपना पूरा दिन एंजॉय करते हैं, जहाँ वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत मज़े के काम करते हैं। हाँ, मस्ती तो उनके पास थी ही करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें जो थी। और कांग से सरन उन्हें अपने बच्चों के पुराने वीडियो गेम्स देती है, जिन्हें वो बहुत खेलते हैं, जो कि जांग चैन और यांग के थे, क्योंकि विंग तो अक्सर हॉस्टल में ही रहता था और उसके पास तो गेम्स वगैरह खेलने का टाइम ही नहीं था, उनके पास ही था इतना फ्री टाइम। और वहीं वो लोग उन गेम्स को देखते हैं जिन्हें वो बहुत अच्छे से खेलते हैं। जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनके गेम्स, इनके ओमेगाज ने हथियार लिए हैं। ये देखकर जांग चैन कहता है मेरे गेम, यांग कहती है मेरा वीडियो गेम, और ये बोल कर वो जल्दी से वहाँ भागती है। तभी वो वांग जी के हाथ से गेम लेते हुए कहती है मुझे मेरा गेम वापस दो, जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, कितना मज़ेदार है। जिस पर यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा गेम वापस दो, अगर तुम्हें चाहिए तो अपने हस्बैंड से मांगो, मुझे वापस दो। जिस पर वांग जी गुस्से से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं देने वाला। तभी विंग आते हुए कहता है क्या हो रहा है ये सब। इस पर वांग जी विंग को देख कर कहता है देखो ना हस्बैंड, ये मुझे अपना वीडियो गेम नहीं दे रही। ये सुनकर विंग कहता है यांग खेलने दो, तुम बच्ची नहीं हो जो तुम वीडियो गेम्स खेलोगी। इस पर यांग कहते भाई वो मेरा है, मैं उसे नहीं देने वाली, अगर आपको अपने ओमेगा पर इतना ही प्यार आ रहा है तो खुद उसके लिए खरीद दीजिए, मैं नहीं देने वाली। और ये बोलकर वो अपने वीडियो गेम को बिल्कुल अपने पास सिक्योरली रख लेती है। ये देख कर विंग अपने सर को शेक करता है और कहता है लानजान मैं तुम्हारे लिए और मंगवा दूंगा। इस पर वांग चीप आउट बनाकर कहता है मुझे अभी चाहिए। इस पर विंग कहता है लानजान। इस पर वांग कहता है नहीं, मुझे अभी के अभी ला कर दो। और ये बोल कर वो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करता है। ये देख कर विंग अपने सर को शेक करता है, एक कॉल करता है, और थोड़ी ही देर में उसके जितने भी वीडियो गेम्स हैं सबके सब आ जाते हैं। और विंग ने एक नहीं पूरे 5-6 सेट मंगवा लिए थे कि चलो इतने सारे मंगा देता हूँ, इनका झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। और जैसे ही वो वीडियो गेम्स आते हैं, इतने सारे गेम्स देखकर कांग से सरन कहते हैं ये सब क्या है, तुम लोग बच्चे हो। इस पर वांग जी कहता है मदर कितना मजा आएगा। इस पर कांग से सरन कहते हैं हाँ क्या करूँ मैं तुम बच्चों का। और फिर वो सब के सब वहाँ वीडियो गेम खेलने लगते हैं, जहाँ उनकी एक वीडियो गेम की छोटी सी पार्टी होती है, जिसमें वांग जी जो कि
कंपटीशन करने पर तुल गया था कि मैं तो सबको हरा कर दिखाऊंगा, मैं इस वीडियो गेम का चैम्पियन हूँ। और वहीं सबके सब वांगजी का इस गेम में साथ भी देते हैं और सब लोग उसके कॉम्पिटिटर बनते हैं। वहीं यान ली जो खुद भी गेम खेलने में बहुत बिजी थी, विंग भी गेम में आ जाता है और सब लोग उस गेम को खेलते हैं, जहाँ ये एक स्वॉर्ड फाइटिंग गेम था, जहाँ विंग और वांगजी एक टीम में, लान सेचैन और जियांग चैन एक टीम में, यांग यांग और यान ली एक टीम में, वो 3 टीम बन चुकी थी और वो लोग अपना गेम स्टार्ट करते हैं। जहाँ विंग जो कि इतना गेम वगैरह खेलता नहीं था, इसलिए वो इसमें इतना अच्छा भी नहीं था, और वांगजी जो कि गेम खेलने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका था, और यांग यांग जो कि थी ही हैकिंग में एक्सपर्ट, उसके लिए भी गेमिंग बहुत ईजी थी। जियांग चैन जो कि थोड़ा बहुत गेम खेल सकता था, इतना नहीं बस थोड़ा बहुत। लान सेचैन जो कि गेमिंग में इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ कुछ कुछ था। और वहीं यान ली जो कि गेम खेलती ही नहीं थी, वो अभी गेमिंग में इतनी अच्छी नहीं थी। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यान ली सबसे पहले बाहर होती है, फिर उसके बाद विंग, फिर उसके बाद लान सेचैन, और फिर धीरे धीरे जियांग चैन, और अब सिर्फ ये कंपटीशन इन 2 लोगों के बीच में ही बचा था, जहाँ वांगजी फाइट करते हुए कहता है मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। फिर यांग कहते हैं तुम्हारे सपने में, सुनकर विंग कहता है मेरे सपने में तो मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। फिर यांग कहती है हाँ क्या मजाक है, अरे बोल कर वो अपने उस वीडियो गेम से वांगजी को हराने लगती है। और वांगजी जो कि दिल से बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था, और उनकी फाइट जो कि चल ही रही थी कि तभी यांग यांग जो कि वांगजी को हरा देती है, और वांगजी जैसे ही हारता है वो चिल्ला कर कहता है ये बकवास है। तो यांग कहती अगर मैं हारती तो तुम बड़ा खुश होता कि हाँ मैं तो चैंपियन बन गया। फिर सुनकर वांगजी कहता है यूँ, ये बोल कर पॉपकॉर्न उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, जिस पर यांग कहती है भाई अपने हस्बैंड को संभालिए, कितना फाइल्ड है ये। सुनकर विंग कहता है बस करो तुम दोनों के दोनों, बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो। तभी कांग से जरा उनके लिए जूस लाते हुए कहती है अब बच्चे ही तो हैं, बच्चों की तरह ही लड़ेंगे, और वैसे भी देखा जाए तो ये दोनों ही सबसे छोटे हैं। सुनकर वांगजी कहता है मैं सबसे छोटा नहीं हूँ, ये है सबसे छोटी। जिस पर यांग कहती है कितने साल के हो तुम? जिस पर वांगजी कहता है 18 साल का। जिस पर यांग कहते हैं हेलो 21 साल की हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। सुनकर वांगजी कहता है क्या सच में? सो यांग कहती है हाँ बिल्कुल। अरे बोल कर वो अपने बालों को हल्का सा फहराती है। ये देख कर यान ली उसे हिट करके कहती है क्या कर रही हो तुम, क्यों उसे चिढ़ा रही हो? सुनकर यांग कहते हैं लगती है डार्लिंग। सुनकर यान ली का चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है और उससे मारते कहते शट अप। जिस पर यांग हंसने लगती है। वांगजी कहता है तुम सच में बहुत बुरी हो। इस पर यांग कहती है हाँ भाई मुझे नहीं पता था आपका हस्बैंड हारने के बाद इस तरीके से रिएक्ट करेगा। ओए ऐसा लग रहा है किसी छोटे से बच्चे को हरा दिया, और वो कितना रोने लगा, कितना बुरा हुआ ना। और जो सुनकर वांगजी कहता विंग इसे चुप कराओ मतलब मैं इसका सर फोड़ दूंगा। इस बार यांग कहते हैं अपने सपने में। अरे बोल कर वो वांगजी से लड़ने लगती है, और वहीं इन दोनों को इस तरीके से देखकर वांगजी विंग जो कि वहाँ बैठा हुआ था वो कहता है बस करोगे अब तुम दोनों के दोनों। सुनकर दोनों के दोनों साइड में जाकर बैठ जाते हैं और मुँह फुला लेते हैं। फिर वो अपना जूस पीते हैं, उसके बाद वो थोड़ी मस्ती वगैरह करते हैं और फिर आराम से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तब तक विचांग से भी वापस आ जाते हैं, और विचांग से भी इन लोगों को इतना खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है। सब लोग इतना ज़्यादा खुश थे कि इनकी लाइफ में जैसे कि प्रॉब्लम्स कभी हो ही ना। हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं और धीरे धीरे चली भी जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है, और कब 1 साल हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। और अब वांगजी जो कि ग्रेजुएट हो चुका था, वो कॉलेज में एंट्री कर चुका था। विंग जो कि कॉलेज पास आउट कर चुका था, अब वो बिजनेस वर्ल्ड में अपना पैर जमा चुका था। और जो जियांग चैन था वो ऑलरेडी बिजनेस वर्ल्ड में था ही, वो और भी हायर पोजीशन पे जा चुका था। और विचांग से ने जो चेयरमैन की पोजीशन थी वो विंग को दे दी थी, और जो जियांग चैन था वो एज अ CEO वर्क कर रहा था। और यांग यांग जो कि इन दोनों की पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी थी, हाँ वो इन दोनों की थी। और जो लान सेचैन था वो उसके अंडर काम कर रहा था एज अ पर्सनल असिस्टेंट। जब जियांग चैन के पास अवेलेबल नहीं होती तो जियांग चैन लान सेचैन के साथ काम करता। और ऐसे ही ये दोनों इन सब की लाइफ बहुत ही मज़ेदार चल रही थी। और अभी बाहर बहुत बारिश हो रही थी। अंदर जियांग चैन और विंग बैठे हुए थे, जो कि एक डील के लिए बात कर रहे थे आपस में, और वहाँ पर विचांग से भी उनसे बात कर रहे थे।
और और जो लांग था वो उनके लिए जूस लेकर आता है। कांग्से सरन अपनी एक ट्रिप की वजह से बाहर गई हुई थी, क्योंकि वो एक एज अ पेंटर एक बहुत बड़े एग्जीबिशन के लिए दूसरी कंट्री में गई हुई थी और वो कल तक वापस आने वाली थी। और अभी घर पर ये सब के सब साथ में थे। तभी जो लांग थे वो बाहर देखते हुए कहते हैं, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये कहाँ पर हैं दोनों के दोनों, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। सुनकर जांग चैन कहता है, लांग चिंता मत करो, सब ठीक है। जिस पर जांग चैन की बात सुनकर लांग कहता है, देखो ना बारिश कितनी तेज़ हो रही है। और यांग जो कि वांग जी को लेने के लिए गई थी उसके कॉलेज, वो अभी तक वापस नहीं आई है। और शिजे भी अभी तक नहीं आई है, वो उन दोनों को लेने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। ये सुनकर विंग कहता है, मैं कॉल करता हूँ। जिस पर जांग चैन कहता है, हाँ कॉल कीजिए। ये बोलकर विंग कॉल करता है, जो कि कोई नहीं उठाता। ये देख कर विचांग से कहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इस पर विंग कहता है, कार तो ठीक थी, प्रॉब्लम कहाँ हुई होगी। इस पर विचांग से कहते हैं कि वो बॉडीगार्ड्स लेकर गई थी। जिस पर जांग चैन कहता है, कभी लेकर जाती है जो आज लेकर गई होगी। ये बोलकर वो थोड़ा परेशान होते हैं कि तभी उन्हें डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर वो तीनों खड़े थे। सिर्फ खड़े नहीं थे, उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था, क्योंकि वो तीनों बारिश में भीग चुके थे। और यांग जो कि गुस्से से उन दोनों बंदरों को देख रही थी। हाँ, जहाँ पर यांग और वांग जी, जिनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो खुश थे बहुत ज़्यादा। और यांग जो कि बारिश में भीग चुकी थी, टप टप पानी टपक रहा था उनके कपड़ों से। विंग ये सब देखकर कहता है, वांग जी। और ये बोलकर वो जल्दी से टॉवल लेता है और वांग जी के पास जाता है और उसे कवर करता है। लांग चैन भी जल्दी से 2 टॉवल्स लेते हैं, एक से वो यानले को देते हैं और एक को यांग को देते हैं, और वो उनके बालों को रब करने लगते हैं। यानले अपने बालों को पोंछते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। और ये बोलकर यांग पर बहुत गुस्सा करती है। जिस पर यांग बस अपने बालों को झटकते हुए कहती है, तुम ना सच में बहुत ज़्यादा लेजी हो। सुनकर यानले उसे बहुत ही गुस्से से घूरे जा रही थी। वहीं वांग जी खुश होते हुए कहता, सीरियसली कितना मज़ा आया। वो यांग को देखकर कहता, सच में तुम्हारे साथ बाहर जाना अमेजिंग होता है। और ये बोलकर वो यांग को देखकर हाई फाई करता है, और वहीं यांग भी वांग जी को देखकर हाई फाई कर कहते हैं, सच में तुम्हारे साथ सच में बाहर जाने में बड़ा मज़ा आता है, बाकी से तो कितने बोरिंग है, लेकिन तुम बड़े मज़ेदार हो। फिर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, कितना मज़ा आया। और ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। तभी विंग की नज़र वांग जी के हाथ पर जाती है, जहाँ चोट लगी थी। ये देख कर विंग टेंस होकर कहता है, वांग जी आज़ान ये क्या है, तुम्हें चोट लगी, कैसे लगी। इस पर वांग जी कहता है, अरे विंग बस छोटी सी खरोच है। इस पर विंग कहता है, खरोच, देखो कितना ब्लड आ रहा है। सुनकर लांग जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, फर्स्ट एड करता है। जहाँ वो देखता है कि यांग को थोड़ी चोट लगी है, उस पर भी फर्स्ट एड करता है। तभी विचांग से उन्हें घूरते हुए पूछते हैं, अब मुझे बताओगे तुम लोगों ने किया क्या है। जिस पर जांग चैन कहता है, फादर पहले ना कपड़े चेंज करने दीजिए, ठंड लग जाएगी। इस पर वो लोग हाँ करते हैं और वो कपड़े चेंज करने के लिए जाते हैं। 20 मिनट बाद वो कपड़े चेंज करके नीचे आते हैं, जहाँ अब उनकी इंक्वायरी शुरू होती है। जहाँ सबसे पहले उन लोगों से पूछा जाता है, जहाँ वो दोनों बंदर तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थे। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, जो कि बिल्कुल चिपका रखी थी कि कोई छीन ना ले। और वहीं फिर इनकी नज़रें यानले पर जाती हैं। आखिर वही तो थी जो सच बोल सकती थी, इन दोनों बंदरों से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। विंग यानले के पास जाकर कहता है, यानले बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है, तुम लोग भीगे कैसे और वांग जी को चोट कैसे लगी। जिस पर यानली पहले तो इन दोनों बंदरों को घूरती है और फिर कहती है, हाँ विंग मैं क्या बताऊँ इन लोगों का, इन लोगों ने क्या किया है। इस पर विंग कहता है, वही तो बताओ क्या किया है इन लोगों ने। और ये बोल कर वो उन्हें देखते हैं, क्योंकि इस 1 साल में लिटरली यांग और वांग जी ने मिलकर जितनी शैतानी की थी उतनी कोई नहीं कर सकती। किसी भी पार्टी में जाते सही सलामत वापस आते ही नहीं। अगर कोई गलती से वांग जी को छेड़ देता तो बस फिर वांग जी पूरे पार्टी में हल्ला मचा देता, और उसके बाद यांग तो उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती और वो वांग जी के साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बल्कि उस प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा डिजास्टर बना देती। अगर किसी ने वांग जी को टच किया है तो ये उसके कपड़े फाड़ देते, वांग जी के नहीं, उस सामने वाले इंसान के। अगर किसी ने वांग जी को गिराया है तो ये उसे सीधा स्विमिंग पूल में ही फेंक कर आते या फिर उसे खिड़की से नीचे ही फेंक देते, और ऐसा इन्होंने बहुत बार किया है। अगर कोई गलती से इनके कार से टकराता बचे थे जानबूझकर अपनी कार उसमें ठोक कर आएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही हमारी कार से
को बचाने की हम तुम्हारी कार तोड़ कर आएंगे। ये लोग सच में पूरी तरीके से गैंगस्टर बन चुके थे। हालांकि विंग माफिया था, लेकिन माफिया के काम सारे ये कर रहे थे और इनका फेवरेट काम था अगर ये किसी बड़े बंदे से टकरा जाए तो इनका एक ही डायलॉग होता था, तुम विभूषण को जानते हो, हम उनसे रिलेटिव हैं। और सारा ब्लेम घूम फिर कर विंग पर डाल देते या फिर जियांग चैन पर। और अगर कॉलेज में कुछ होता तो भी इनको ही बीच में ले आते। सबसे छोटे होने का इन्होंने इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया था कि विंग को इन पर इतना गुस्सा आने लगा था। हाँ, वो वांग जी को समझाता था कि लानसान ऐसा नहीं करते, लेकिन वांग जी भला कहाँ सुनने वाला था। वांग जी उसकी सुनता कब? जब यांग यांग उसके दिमाग में खुराफात डालना बंद करेगी तब। और वो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करते ही रहते। एक भी पार्टी इन्होंने शांति से जीने ही नहीं दी। किसी भी पार्टी को शांति से बीतने कहाँ देते हैं, बीच पार्टी में उसको ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। और अगर इनमें से किसी ने ड्रिंक कर ली फिर तो जयराम जी की, फिर तो बस पार्टी हो ही ली, क्योंकि उस पार्टी में फिर पार्टी नहीं, इनका म्यूज़िक कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। और ये लोग ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए थे। और अभी यान ली विंग को बताना शुरू करती है कि आखिर इन तीनों की ये हालत कैसे हुई। यान ली बताती है कि जब वो यांग जो कि यान ली को पहले लेने आई थी, उसके बाद वो वांग जी को लेने गए, जहाँ वो देखते हैं कि वांग जी बारिश में कुछ लोगों से लड़ रहा है। और वो भी इस बात पर कि उन्होंने वांग जी को ब्यूटीफुल कह दिया, क्योंकि उन्होंने वांग जी को एक लड़की से कंपेयर किया है। और वांग जी जो कि हमारा माचो बॉय है, खुद को किसी लड़की से कंपेयर होते हुए कैसे देख सकते हैं। और वांग जी ने उन लोगों से इस बात पर बहस शुरू की, और बहस करते करते कब मारपीट में स्टार्ट हो गई किसी को पता ही नहीं चला। और वांग जी जो कि फिलहाल पिटने की कगार पर आ चुका था, तभी इनके रक्षक यानी कि इन्हें बचाने वाले वहाँ प्रकट हुए, जहाँ कार का दरवाज़ा खुला और यांग यांग बाहर आई। यान ली भी ना चाहते हुए भी बाहर आई और इन्होंने वांग जी को बचाया। वांग जी ऑलरेडी पानी में भीगा हुआ था, हाँ, यांग यांग भी भीग गई और फिर यान ली भी भीग गई, क्योंकि वांग जी को कार में बैठाते हुए, उसे बचाते हुए यान ली भी थोड़ा बहुत भीग गई। और ये तीनों पानी में नहा लिए और उसी वक्त वांग जी को चोट लगी, जो कि थोड़ी बहुत थी, और यांग यांग को भी। और इन्होंने उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से मार पीट कर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और इनकी सारी राम कथा सुनकर विचांग से इन दोनों बंदरों को देखते हैं, जो अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर स्माइल कर रहे थे। हालांकि सबके लिए बुराई थी, लेकिन उनके लिए तारीफ थी कि वाह, हम कितने ग्रेट हैं, हमारी वजह से लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है। आखिर डॉक्टरों को पैसे मिल रहे हैं ना। इनका थॉट ही अलग था, इनकी थिंकिंग ही सबसे निराली चल रही थी। और वहीं विंग जो कि ये सब सुनता है, अपने सर पर हाथ मारता और लानजान की तरफ देख कर था, वांग जी, उसने सिर्फ तुम्हें ब्यूटीफुल बोला था, कोई तुम्हें गाली नहीं दी। ये सुनकर वांग जी चिल्ला कर कहता, ब्यूटीफुल? हाँ, मैं लान वांग जी हूँ, लिटरली लान वांग जी। लान वांग जी, आपको पता भी है लान वांग जी की फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है? इस पर यांग कहते, ऑफ कोर्स आपकी फ़ैन फॉलोइंग का तो पता नहीं कितनी ही है। और ये बोलकर वो वांग विंग को अंज को और चढ़ा देती है। और वही वांग जी कहता है, और नहीं तो क्या आपको पता है, जब मैं ज़्यादा हूँ कि लोग मुझे देखकर सैल्यूट करते हैं, मेरे सामने झुकते हैं और मेरा कितना ज़्यादा अभिवादन करते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे लान वांग जी को, द ग्रेट को ब्यूटीफुल कहा। हाँ, ये तो मेरी तौहीन है। सुनकर विंग कहता है, लान वांग जी, अपनी इस ऊंची चलती हुई जो तुम्हारी सोच है ना, इसको थोड़ा नीचे लेके आओ, ठीक है? और दूसरी बात, उसने हमें सिर्फ ब्यूटीफुल बोला था, कोई गलत वर्ड नहीं बोला। और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर ही होता है, तुम सुंदर नहीं हो। फिर वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं ब्यूटीफुल नहीं, मैं तो गॉर्जियस हूँ, चार्मिंग हूँ, हैंडसम हूँ, डैशिंग हूँ, स्मार्ट हूँ। सुनकर विंग अपने सर में हाथ मार कर कहता है, हाँ, मैं क्या करूँ तुम्हारा? इस पर वांग जी कहता है, बहुत सारा प्यार। इस पर विंग कहता है, मैं तुम्हारा मर्डर ना कर दूँ? इस पर वांग जी की आंखों में आंसू हो जाते हैं, मेरा मर्डर? ये सुनकर विंग कहता है, अरे नहीं, मैं ये कह रहा था कि तुम कितने स्वीट हो, कितने क्यूट हो ना। और ये सुनकर वांग जी कहते हैं, सच में
फिर विंग कहता है हाँ बिल्कुल, और ये बोल कर वो प्यारे से स्माइल करता है और वहाँ नीचे से टाइटली हग कर कहता है ओ माय स्वीटी पाई में क्यूटी पाई में गोवा कितनी क्यूट है। सुनकर विंग कहता है बच गया। अब वहीं ये सब देख कर यहाँ हंसने लगती और कहती है सीरियसली भाई कौन अपने ओमेगा से इतना डरता है। तभी यहाँ उसके शोल्डर पर हाथ रख कर कहती है और रियली। ये सुनकर यहाँ की स्माइल फ्रोज होती है और यहाँ की तरफ देख कर कहती है डार्लिंग। फिर यहाँ कहती है तुम नहीं डरती। ये सुनकर यूँ कहते ऑफकोर्स मैं डरती हूँ कि किसने कहा मैं नहीं डरती, मैं बहुत डरती हूँ तुमसे। ये बोल कर वो बहुत ही क्यूट सी उसको स्माइल देती है, बिल्कुल सिली सी स्माइल देख कर यहाँ अपनी आँखें घुमा कर कहते हैं हाँ कभी नहीं सुधरने वाली। और फिर चांग से कहते हैं बस करो अब तुम लोग, पता नहीं जब कांग से आएगी तो मैं कैसे सबको एक्सप्लेन करूँगा तुम लोगों ने क्या क्या किया है। जिस पर वो कहते हैं क्या किया है हमने। जिस पर चांग से कहते हैं बस मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, सच में क्या सोचा था और क्या निकले तुम लोग। और ये बोल कर वो अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होगा। वैसे अब इसका सिर्फ एक पार्ट बनेगा और उसके बाद मैं इस कहानी का एंड कर दूंगी, क्योंकि अब कहानी बहुत लंबी हो चुकी है और इस कहानी को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूं तो बता सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ फनी मोमेंट और क्यूट मोमेंट ही आएंगे, कोई फाइट कोई रोना धोना बिल्कुल नहीं आएगा। अब बस इनकी फैमिली थोड़ी बहुत बढ़ेगी, थोड़ा बहुत और मज़ेदार सीन आएगा बस। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।